मंडप सज चुका है। जबरदस्ती की शादी की सारी तैयारियां हो चुकी हैं और दरिंदा नरेंद्र अपनी हरकतों से बाज ही नहीं आ रहा। वो बेसुध वृंदा के गले में मंगलसूत्र पहनाने ही वाला होता है, लेकिन तभी होता है एक ऐसा महा चमत्कार जिसका आप सभी फैंस को बेसब्री से इंतजार था। जी हाँ दोस्तों, एन मौके पर वहां आ जाती है हमारी दादी। दादी सीधा मंडप में आती है और बिना एक पल गवाए धधकते हुए हवन कुंड में पानी डाल देती है। आग बुझते ही दादी का गुस्सा सातवें आसमान पर होता है और वो गरजते हुए कहती है, पापियों, तुम्हारे पापों का घड़ा अब पूरी तरह से भर चुका है। और ये सुनकर नरेंद्र तो जैसे बौखला ही जाता है और कहता है कि आज बुढ़िया तुम मुझसे जिंदा नहीं बच पाएगी। लेकिन दोस्तों, आज नरेंद्र की एक नहीं चलने वाली है, क्योंकि आज वृंदा के सम्मान की रक्षा खुद गांव वाले करने वाले हैं। और ये जबरदस्त और रोंगटे खड़े कर देने वाला सीन आज के एपिसोड की जान है। तो तैयार हो जाइए एक बहुत ही धमाकेदार अपडेट के लिए। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आप देख रहे हैं द पूजा शो। तो दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं कि आगे आज के एपिसोड में क्या क्या महा ट्विस्ट आने वाले हैं। बस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो दोस्तों, आज के एपिसोड की शुरुआत होती है एक बाहरी दिल और बेचैनी के साथ। एक तरफ जहां सगाई की खुशियां मनाई जा रही हैं, वहीं दूसरी तरफ संजय के अंदर एक तूफान चल रहा है। संजय स्वाति के पास आता है और उसे अपने और वृंदा के सच के बारे में बताने की पूरी कोशिश करता है। संजय नहीं चाहता कि वो स्वाति के साथ कोई भी धोखा करे, लेकिन दोस्तों, इससे पहले कि संजय के मुंह से वो कड़वा सच बाहर आ पाता, वहां पर एंट्री हो जाती है जीतू की। जीतू आकर संजय को टोकता है और कहता है कि भैया बाहर चलिए, वहां सभी लोग आपका बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं और हमें सगाई की रस्में भी शुरू करनी है। स्वाति, जो कि संजय की बातों में उलझी हुई है, वो जीतू से कहती है कि नहीं, अभी हमें कुछ बहुत ही जरूरी बात करनी है, तुम जाओ, हम थोड़ी देर बाद आते हैं। लेकिन जीतू कहाँ हार मानने वाला था। जीतू किसी भी हाल में संजय को वो सच बताने नहीं देता है, इसलिए वो स्वाति की बात नहीं मानता और जबरदस्ती संजय को अपने साथ कमरे से बाहर लेकर जाता है। वहीं दूसरी तरफ कहानी रुक करती है वृंदा की उस खौफनाक शादी की तरफ। वृंदा की सौतेली माँ पूरी तरह से लालच में अंधी हो चुकी है और वो पंडित से कहती है कि जल्दी जल्दी मंत्र पढ़ो, मैंने तुम्हें इस काम के लिए दुगनी दक्षिणा दी है, तो उतनी ही जल्दी इस शादी का काम तमाम करो। लेकिन पंडित जी, जिन्हें शायद इस गलत काम का एहसास है, वो धीरे धीरे मंत्र पढ़ते हैं और इस पर सौतेली माँ फिर से पंडित को टोकती है और भड़कते हुए जल्दी करने को कहती है। नरेंद्र का गुस्सा अब बेकाबू हो चुका है और वो पंडित को धमकाते हुए कहता है कि जल्दी से सारे मंत्र खत्म कर, वरना आज मैं तुझे यहीं खत्म कर दूंगा। नरेंद्र की ये धमकी सुनकर बेचारा पंडित बुरी तरह से डर जाता है और घबराहट में जल्दी जल्दी से मंत्र पढ़ने लगता है। वृंदा की हालत देखकर किसी का भी दिल पसीज जाए, लेकिन इन लालची लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो दोस्तों, अब कहानी में आता है एक और भयंकर ड्रामा जो संजय की सगाई वाले घर में चल रहा है। एक तरफ मोहन पंडित जी से बातचीत कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ माधवी और कविता दोनों के सिर पर गुस्से का भूत सवार है। कविता इस बात से तिलमिलाई हुई है क्योंकि वो सरिता को रोकने में पूरी तरह से नाकामयाब रही। माधवी अपना सारा गुस्सा कविता पर निकालती है और कहती है कि तुम सरिता को लेकर ही क्यों आई हो यहाँ पर। तब कविता अपना बचाव करते हुए माधवी से कहती है कि मैं तुम्हें यकीन दिला रही हूँ कि सरिता भाभी आज कोई भी रस्म नहीं करेंगी। कविता पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कहती है कि वो साम दाम दंड भेद सारे पैतरे आज अपना लेगी, लेकिन सरिता भाभी को सगाई की आज कोई भी रस्म नहीं करने देगी। तभी माधवी अपने दिल की नफरत जाहिर करते हुए कहती है कि मैं आज बिल्कुल नहीं चाहती हूँ कि इस मनहूस औरत का कोई भी बुरा असर मेरी स्वाति की जिंदगी पर पड़े। कविता उसे एहसास दिलाती है कि ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं ऐसा होने ही नहीं दूंगी। और यहीं से शुरू होती है कविता की घिनौनी चाल। कविता तुरंत अपने प्लान पर काम करना शुरू कर देती है और एक जूस के गिलास में चोरी छुपे कुछ मिलाना शुरू कर देती है। उसका इरादा साफ है कि वो सरिता को ये नशे वाला जूस पिला देगी, जिससे सरिता होश में ही ना रहे और कोई रस्म ना कर पाए। लेकिन दोस्तों, कहते हैं ना, बुराई कितनी भी शातिर क्यों ना हो, सच्चाई के सामने टिक ही नहीं पाती। और जैसे ही कविता उस गिलास में बेहोशी की दवा मिला रही होती है,
ठीक उसी वक्त पीछे से रूपल आ जाती है। रूपल फुट्टी से कविता का हाथ रोक लेती है और सीधा सवाल दाग देती है कि दीदी ये क्या कर रही हो आप, किसके जूस में ये सब मिला रही हो। रूपल कविता को समझाते हुए चेतावनी देती है कि अगर आज सरिता भाभी को कुछ भी हुआ ना, तो संजू अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा दिन सेलिब्रेट नहीं कर पाएगा और पूरा का पूरा फंक्शन और सब कुछ खराब हो जाएगा। और ये सुनकर गुस्से से आग बबूला हुई कविता रूपल पर पलटवार कर देती है और झूठ बोलते हुए कहती है कि मैंने कब कहा कि मैं सरिता भाभी को जूस में कुछ मिलाकर दे रही हूँ। लेकिन रूपल ने भी कच्ची गोलियां नहीं खेली हैं। वो कविता को मुंह तोड़ जवाब देते हुए कहती है कि मुझे सब पता है, मैंने अपनी आंखों से देख लिया था जब आपने सरिता भाभी की चाय में नशे की दवा मिलाई थी। और दोस्तों यहीं पर हमें एक फ्लैशबैक सीन देखने को मिलता है जो सारे राज खोल देता है। फ्लैशबैक में हम देखते हैं कि जब घर की नौकरानी कविता की दी हुई वो नशे वाली चाय सरिता के पास लेकर जा रही होती है, तभी बीच रास्ते में रूपल उस नौकरानी को रोक लेती है। रूपल चालाकी से नौकरानी के हाथ से वो चाय की ट्रे ले लेती है और उसे फाफड़ा लाने के बहाने वहां से भेज देती है। नौकरानी के जाते ही रूपल तुरंत उस नशे वाली चाय की ट्रे को एक साधारण चाय से बदल देती है। इस तरह रूपल ने सरिता को तो बचा लिया। अब वापस वर्तमान में आते हैं, जहां रूपल की ये बातें सुनकर कविता का गुस्सा आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका है। वो रूपल का कसकर हाथ पकड़ लेती है और उसे धमकाते हुए कहती है कि मेरे मामलों में बिल्कुल भी टांग मत अड़ाना। तुम्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है कि मैं किस हद तक जा सकती हूँ। और दोनों के बीच ये तीखी नोकझोंक चल ही रही होती है कि तभी वहां पर दादाजी आ जाते हैं। दादाजी दोनों को इस तरह लड़ते देखकर हैरान रह जाते हैं और पूछते हैं कि ये सब क्या हो रहा है तुम दोनों के बीच। तुम इतनी बड़ी हो गई हो और घर के इतने अहम फंक्शन वाले दिन इस तरह सबके सामने लड़ रही हो। दादाजी को देखते ही कविता के सुर बदल जाते हैं और वो तुरंत एक ऐसा झूठा बहाना बना देती है। दूसरी तरफ जीतू संजय को जबरदस्ती खींचकर एक सुनसान कमरे में लेकर जाता है। कमरे में आते ही जीतू संजय से पूछता है कि ये सब क्या था। तब संजय अपना दर्द बयां करते हुए कहता है कि मैं स्वाति को अपने और वृंदा के बारे में सारा सच बताना चाहता हूँ और मैं वही कर रहा था। लेकिन जीतू संजू को समझाते हुए कहता है कि आपने जो किया वो एक नेक काम था, आपने किसी की जान बचाई थी। लेकिन प्लीज ये बात स्वाति को बिल्कुल मत बताइए। दोनों के बीच इस बात को लेकर जबरदस्त बहस शुरू हो जाती है। जीतू संजय को आईना दिखाते हुए कहता है कि कभी आपने सोचा है कि जब ये सच सबके सामने आएगा तो सब पर क्या गुजरेगी, परिवार वालों की इज्जत का क्या होगा। ये सुनकर संजय को भी बहुत दुख पहुंचता है और वो फूट फूट कर रोने लगता है और वो रोते हुए कहता है कि सिर्फ उस एक दिन ने मेरी पूरी जिंदगी बदल कर रख दी। तब जीतू उसे हौसला देते हुए कहता है कि आप वो सब कुछ भूल जाइए, बस अब अपनी आने वाली जिंदगी और स्वाति के बारे में सोचिए कि कैसे एक अच्छी और खुशहाल जिंदगी उसे दे सकते हो। और दोस्तों अब कहानी वापस मुड़ती है उस खौफनाक मंडप की तरफ। नरेंद्र पूरी तरह से तैयार है वृंदा के गले में मंगलसूत्र डालने के लिए। दूसरी तरफ संजय को जैसे कोई अनजाना सा एहसास हो रहा है। वो पागलों की तरह परेशान है, उसका दिल घबरा रहा है। संजय कुछ समझ ही नहीं पाता और बस माता रानी की मूर्ति के सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो जाता है और रोते हुए प्रार्थना करने लगता है। और दोस्तों उधर जैसे ही नरेंद्र वृंदा को मंगलसूत्र पहनाने के लिए आगे बढ़ता है, वो अचानक ठिठक जाता है। वो देखता है कि वृंदा के गले में तो पहले से ही मंगलसूत्र मौजूद है और ये देखकर नरेंद्र के तो जैसे होश ही उड़ जाते हैं। इधर संजय अपना सिर झुकाए आंखों में आंसू लिए भगवान से प्रार्थना कर रहा है और उधर माता रानी उसका चमत्कार दिखाती है। तभी वहां पर दादी की वो धमाकेदार एंट्री हो जाती है जिसका जिक्र हमने शुरुआत में किया था। दादी आती है, हवन में पानी डालती है और नरेंद्र को उसकी औकात दिखाती है। जब नरेंद्र दादी को धमकाता है तो इसी बीच गांव वाले सभी मिलकर वहां पर पहुंच जाते हैं। वो लोग चारों तरफ से नरेंद्र और उसकी लालची सौतेली माँ को घेर लेते हैं। दादी आगे बढ़ती है और गुस्से में नरेंद्र के हाथ से वो जबरदस्ती वाला मंगलसूत्र छीन लेती है। और इसी बीच अतुल हाथ में एक मोटी लाठी लेकर आता है और बिना कुछ सोचे समझे नरेंद्र को पीटना शुरू कर देता है। दादी तुरंत वृंदा के पास जाती है और उसकी आंखों पर पानी की छींटे मारती है जिससे वृंदा को धीरे धीरे होश आने लगता है।
वहीं पीछे अतुल नरेंद्र पर लाठियों की बरसात कर रहा होता है। इधर संजय की संगाई में संजय माधवी को पूरी तरह से यकीन दिलाता है कि चाहे कुछ भी हो जाए वो स्वाति को हर हाल में खुश रखेगा। माधवी ये सुनकर थोड़ी संतुष्ट होती है, लेकिन फिर पूछती है कि ठीक है, तुम लोग यहाँ स्टोर रूम में क्या कर रहे हो और अभी तक तुम तैयार क्यों नहीं हुए हो। तब जीतू फिर से बात घुमाते हुए एक बहाना बना देता है और कहता है कि कुछ नहीं काकी, भैया को कपड़े बदलने थे इसलिए हम खाली रूम ही ढूंढ रहे थे। लेकिन माधवी की पार की नजरों से कुछ नहीं छुपता। वो शक करते हुए कहती है कि कपड़े बदलने के लिए ऊपर रूम भी है और वहां पर मंदिर भी है, लेकिन तुम लोग यहाँ स्टोर रूम में क्या कर रहे हो। पता नहीं तुम दोनों के दिमाग में क्या टेंशन चल रही है। फिर माधवी थोड़ी नरम होती है और कहती है कि आई एम श्योर तुम सब कुछ अच्छे से संभाल लोगे। लेकिन फिर वो संजय को एक सख्त चेतावनी भी देती है। माधवी कहती है कि स्वाति और मेरे बीच चाहे कितनी भी अनबन क्यों ना हो, लेकिन स्वाति इज माई लाइफ। मैं अपनी स्वाति को अपनी जिंदगी में कभी भी दुखी नहीं देख सकती हूँ। सो बी केयरफुल, आई नो आई लव हर, मैं आई नो यू लव हर, मैं एक औरत हूँ, इसलिए मुझे हमेशा अपनी बेटी की चिंता रहती है। चलो अब तुम लोग जल्दी से रेडी हो जाओ और बाहर आ जाओ। संजय हामी में सिर हिलाते हुए हाँ कह देता है। उधर गांव में दादी और वृंदा एक दूसरे को गले लगाकर खूब रोती है। उनका दर्द आंसुओं के जरिए बाहर आ रहा है। दादी रोते रोते वृंदा को बताती है कि ये राक्षस नरेंद्र जबरदस्ती बेहोशी की हालत में तुझसे शादी कर रहा था। और इसके बाद दादी वृंदा को उठाती है, उसे अपने साथ सुरक्षित लेकर जाती है। दादी वहां मौजूद गांव के एक भरोसेमंद आदमी से कहती है कि वृंदा को यहाँ से दूर कहीं सुरक्षित जगह पर ले जाओ। और दादी भारी मन से वृंदा को वहां से भेज देती है। वृंदा के जाने के बाद दादी वहीं बैठकर खूब रोती है और उधर गांव वाले नरेंद्र की वो धुनाई करते हैं कि उसे छठी का दूध याद आ जाता है। लेकिन तभी वहां पर पुलिस आ जाती है। पुलिस वाले आकर सबको रोकते हैं और गांव वालों को समझाते हैं कि कानून को अपने हाथ में लेने की कोई जरूरत नहीं है। इसके बाद पुलिस नरेंद्र, उसकी बुआ और वो सौतेली माँ प्रेमलता और सबको गिरफ्तार करके अपने साथ लेकर जाती है। फाइनली वृंदा की जान इस मुसीबत से छूट जाती है। एपिसोड के अंतिम पड़ाव में हम देखते हैं कि संजय अपनी शेरवानी उठाता है और सगाई के लिए तैयार होने का फैसला करता है। तभी वहां पर संजय आ जाता है और संजय का स्वागत सभी तालियों से करते हैं। अपनी शानदार शेरवानी में संजय स्टेज पर जाता है और सभी मेहमान तालियों के साथ। संजय के चेहरे पर एक अजीब सी शांति और एक छिपा हुआ दर्द है। संजय हाथ में माइक लेता है और मेहमानों को संबोधित करते हुए बोलता है। वो स्वाति की तरफ देखता है कि आज मेरे साथ एक ऐसा जीवन साथी जुड़ रहा है जो मुझ पर आंख मूंद करके भरोसा करता है। फिर वो थोड़ा रुकता है और उसकी आवाज थोड़ी भारी सी हो जाती है और वो कहता है कि देखिए, ऐसा नहीं है कि मैं पूरी तरह से परफेक्ट हूँ, पर कभी कभी पर कभी कभी हम अपनी जिंदगी में कुछ ऐसी गलतियां कर बैठते हैं जो हम असल में करना ही नहीं चाहते, लेकिन उस वक्त हमारे पास कोई दूसरा चारा ही नहीं होता और फिर वो गलती करके हम जिंदगी भर दुखी रहते हैं और जाने अनजाने में किसी का दिल बुरी तरह से दुखा देते हैं। संजय की इन गहरी और दर्द भरी बातों के साथ ही आज के इस महा एपिसोड का दी एंड हो जाता है। तो दोस्तों, संजय के इस भाषण का क्या मतलब निकालेगी स्वाति? क्या सगाई के बाद वृंदा वापस आएगी और अपना हक मांगेगी? तो दोस्तों, आपको क्या लगता है आगे कहानी में क्या नया ट्विस्ट आने वाला है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और दोस्तों, अगर आपको हमारी आज की ये अपडेट पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।